तो आइए अब हम लोग देखते हैं पवनों के प्रकार। पवनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पवन जो है यह है प्रचलित पवन। इन्हें स्थायी पवनें भी कहा जाता है क्योंकि इनकी दिशा जो होती है ये सालों भर एक ही होती है। ये सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए इन्हें प्रचलित पवन या स्थायी पवनें कहा जाता है। ये पवनें 3 प्रकार की होती है। अभी हम लोग ग्लोब बनाकर इसको देखेंगे। पहली पवन है व्यापारिक पवन, दूसरी है पछुआ पवन और तीसरा है ध्रुवीय पवन। ये पवनें सालों भर एक ही दिशा में चलती है, इनकी दिशा नहीं बदलती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रचलित पवन। दूसरी जो पवन है यह है मौसमी पवन। मौसमी पवनें वैसी पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, इन पवनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानसूनी पवनें जिनकी दिशा हर 6 माह में बदल जाती है। इसके बाद अगला है स्थल समीर और समुद्री समीर। इनकी दिशा एक दिन में 2 बार बदल जाती है। दिन में इनकी दिशा अलग होती है और रात्रि में इनकी दिशा अलग होती है, तो इन्हें हम कहते हैं मौसमी पवन। प्रचलित पवन और मौसमी पवन से परीक्षाओं में प्रश्न कम आते हैं, लेकिन ये जो स्थानीय पवन है तीसरा वाला, इससे परीक्षाओं में प्रश्न अधिक आते हैं। स्थानीय पवन उन पवनों को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष में चलती है। जैसे कि एक हवा का नाम है लू, जो कि हमारे भारत में, उत्तर भारत में गर्मी में चलती है लू। तो इसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग पवनें हैं जो वहाँ की स्थानीय पवन है, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय पवन 2 प्रकार की होती है, एक गर्म और दूसरा ठंडी। ठीक है, बेसिकली गर्म और ठंडी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए पूछ ले कि लू उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में चलती है, ये कैसी हवा है? तो ये कैसी हवा है? गर्म हवा है। तो अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के नाम लास्ट में बता दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं और इसे आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रचलित पवनों में। तो प्रचलित पवन के लिए हम लोग एक ग्लोब को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक हम लोग ग्लोब बनाते हैं सबसे पहले इस तरह से। ग्लोब में जो ये बीचों बीच में जो रेखा है, इसको हम लोग जानते हैं 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यानी कि 10 डिग्री एन नॉर्थ में और 10 डिग्री एस साउथ में। यहाँ पर सालों भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का तापमान जो है ये सालों भर ऊंचा रहता है। ठीक है, यहाँ का तापमान सालों भर ऊंचा रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर तापमान ऊंचा रहेगा वहाँ पर दाब कैसा होगा? तो वहाँ पर दाब होगा निम्न दाब, यानी कि ये कैसा जोन है? तो ये लो प्रेशर का जोन है। यहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। ठीक है, इससे ऊपर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो ये है 23.5 डिग्री एन। ठीक है, 23.5 डिग्री एन। ये 23.5 डिग्री से यहाँ लगभग 35 डिग्री एन। और अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पर भी 23.5 डिग्री एस से 35 डिग्री एस, 23.5 डिग्री एस से 35 डिग्री एस। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से जो हवाएं गर्म होकर उठती है ये यहाँ और यहाँ पर उतरती है, जिसके कारण यहाँ का जो दाब होता है ये दाब बढ़ जाता है। यानी ये जो हिस्सा हमारा है 23.5 डिग्री एन से 35.5 डिग्री एन और नीचे में 23.5 डिग्री एस से 35 डिग्री एस, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा HP और यहाँ पर भी मिलेगा HP। ठीक है, इससे जैसे ही थोड़ा सा हम और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री N और थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर तो 66.5 डिग्री N। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ से हवाओं को दूर में धकेल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र है? तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र है। ठीक यही चीज यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये है 45 डिग्री एस और ये जो है ये है
66.5 डिग्री S। और यहाँ पर भी कैसा क्षेत्र पाया जाएगा, तो यहाँ पर कैसा पाया जाएगा, चलिए बताइए आप लोग, HP होगा कि LP होगा। तो यहाँ पे LP हो रहा था, तो यहाँ पर भी LP ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे है 80 डिग्री N, और यहाँ आप लोगों को पता है क्या है, 90 डिग्री N। यहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, और ठंड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक यही यहाँ पर भी होगा, 80 डिग्री S से 90 डिग्री S के बीच यहाँ पर भी उच्च दाब का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पृथ्वी के जो है वायु दाब कटिबंध। ठीक है, देखिए 0 डिग्री में LP, फिर HP, फिर LP, फिर HP, यहाँ से फिर आइए LP HP LP HP। ठीक है, अब ये जो है यही डिसाइड करेगा हमारे प्रचलित पवनों की दिशा को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया है व्यापारिक पवन। तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो वायु दाब में भिन्नता के कारण जो पवन यहाँ चलेगी इस एरिया में, उसे हम कहेंगे व्यापारिक पवन। ठीक है, यानी कि देखिए पवन किधर चलेगी, मैंने बताया था पवनों के चलने की दिशा, तो पवन हमेशा चलेगी HP से LP की ओर, पवनों की दिशा ये होगी। ठीक है ना, तो यहाँ HP यहाँ है, LP यहाँ है, तो पवन कैसे चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में पवन की दिशा ये नहीं होती है। पवन की दिशा पर कोरियोलिस बल या फेरेल का नियम लागू होता है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये सीधे सीधे ही बनाते हैं, अगले क्लास में मैं आपको और क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी ऐसे ही समझ लीजिए इसको। तो ये हो गया क्लियर है। अब यहाँ और यहाँ के बीच में जो हवा चलेगी, यानी 66.5 डिग्री N और 45 डिग्री और 35 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी, इसे हम कहेंगे पछुआ पवन। तो इसकी दिशा किधर होगी, HP से LP, यानी कि इसकी दिशा ये होगी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो हवा चलेगी उसे हम कहेंगे ध्रुवीय पवन। इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा होगी HP से LP की दिशा में। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया, ये आपका हो गया व्यापारिक पवन, ये हो गया पछुआ पवन, और ये हो गया आपका ध्रुवीय पवन। नीचे में भी सेम ड्रॉ होगा। ठीक है, तो नीचे में ये हो जाएगा आपका व्यापारिक पवन, ये हो जाएगा पछुआ पवन, और ये हो जाएगा ध्रुवीय पवन। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये दिशा ऐसे ये सीधी नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूम रही है, तो ये हवाएं थोड़ा सा झुकेंगी। क्यों झुकेंगी, तो इस पर लागू होता है कोरियोलिस प्रभाव या फेरेल का नियम। इस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप यहीं तक समझिए, कल के वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।